गंगा की धारा निरंतर कलरव करती हुई आगे बढ़ती थी, मानो वो कोई मीठी अनकही कहानी अपने ही सुर में गुनगुना रही हो। उसी के किनारे बसे शिव नारायणपुर गांव में दो बहनें रहती थीं, ललिता और तुलसी। नदी ने उनके घरों को अलग कर दिया था, एक इस पार एक उस पार। फिर भी उनके दिलों की आवाजें जैसे हवा के सहारे एक दूसरे तक पहुंच ही जाती थीं। उस सुबह तुलसी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सूखी मिट्टी उड़कर हल्की हल्की धूल बन रही थी, जो सुबह की धूप में चमक रही थी। उसके हाथ लगातार चल रहे थे, जैसे हर कोना सहेज लेना चाहती हो। माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी, चेहरे पर एक सुकून भरी शांति थी। गोपाल जी, आज मैं जल्दी जगी हूँ। आंगन बुहार दिया, गाय को चारा भी दे दी और कुएं से पानी भी भर लाई। अब मैं नहा लूंगी, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाऊंगी। तब तक आप भी जल्दी से हाथ मुंह धो लो। और हाँ, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। खेतों में सब्जियां टूटने वाली है ना, ऐसा दिन रोज थोड़े ही आता है। अरे भाग्यवान, आज खेत में सब्जियां टूटने वाली हैं, ये तो सही है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम खुद को और थका लो। सुबह से देख रहा हूँ, एक पल भी नहीं रुकी तुम। अब बस भी करो, थोड़ा अपने लिए भी जी लिया करो। सब्जी मैं तोड़ लूंगा, धूप लगेगी, देर होगी, पर काम हो ही जाएगा। तुम जाओगी तो फिर अपने को रोकोगी नहीं और ज्यादा ही मेहनत कर डालोगी। हाथ तुम्हारे पहले ही लाल हो रखे हैं और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। आज तुम घर पर ही रहो, थोड़ा आराम कर लो। तन को भी तो राहत चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा खेत का, तुम्हारे बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन तुम्हें यूं थका देख मन नहीं मानता। जब मैं सब्जियां लेकर लौटूंगा ना, तब तुम्हारी मुस्कान देखूंगा, वही मेरी असली कमाई होगी। ना जी, ऐसे कैसे कह रहे हो आप? आज सब्जियां टूटने वाली हैं और मैं घर बैठी रहूं, ये तो हो ही नहीं सकता। जब अपने हाथों से बेल से सब्जी तोड़ती हूँ ना, लगता है जैसे अपनी ही मेहनत को छू रही हूँ। हर एक टोकरी भरती है तो मन भी भर जाता है, इतना सुकून मिलता है। ये खेत हमारे लिए बस जमीन नहीं है जी, यही तो हमारी रोजी रोटी है, हमारी सांसों जैसा है। मैं कैसे दूर रहूं इससे? मन खुद ही खिंच जाता है उधर। और सच बताऊं, जब आप साथ होते हो ना, तो काम काम नहीं लगता, बस यूं ही हंसते बोलते कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। आपके साथ चलते चलते थकान भी जैसे कहीं गायब हो जाती है। आज तो मैं जरूर चलूंगी, साथ में सब्जियां तोड़ेंगे, बातें करेंगे, काम भी जल्दी होगा और दिल भी खुश रहेगा। भाग्यवान, समझने की कोशिश तो करो। आज तुमने जितना किया है ना, वो काफी है। अब थोड़ा चैन से बैठो, मैं बाकी संभाल लूंगा। हम दोनों अगर ऐसे ही एक दूसरे का हाथ थामे रहें, तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगती। तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं दूसरा बढ़ा दूंगा। बस इसी तरह छोटी छोटी खुशियों से तो घर बसता है। तुलसी ने जब अपने पति की प्यार भरी बातों को सुना, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, जैसे दिल ही दिल में सब मान गई हो। उस पल में कोई बहस नहीं थी, बस समझ और अपनापन था। दोनों इसी तरह एक दूसरे को समझते हुए, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढते हुए अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ललिता मिट्टी के चूल्हे पर घर के लिए खाना पका रही थी। कच्ची लकड़ियों का धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, फिर भी उसके हाथ बिना रुके चलते जा रहे थे। सामने खटिया पर मंगल लेटा हुआ था, जैसे घर की कोई फिक्र ही ना हो उसे। काम की बात आते ही वो टाल जाता और दिन यूं ही निकल जाता। तुलसी ये सब देखती तो उसके मन में एक पीड़ा उठती, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस सोचती, अगर मंगल थोड़ा साथ दे देता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन उसकी खामोशी उसकी थकान और बेबसी को बयान कर देती थी। ललिता, खाना तो बड़ी अच्छी खुशबू दे रहा है, और कितना वक्त लगेगा? मुझे खिला देना, फिर तुम आज अकेले ही मजदूरी पर चली जाना। मेरा आज जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बहुत आलस लग रहा है, नींद भी आ रही है। आज मैं नहीं जा पाऊंगा। अरे ओ पतिदेव, उठने का भी इरादा है या ऐसे ही खाट से चिपके रहोगे? सुबह कब की निकल गई, अब तो थोड़ी देर में दोपहर सिर पर आ जाएगी।
लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो काम पर जाने की कोई चिंता ही नहीं है। लोग क्या क्या कहते हैं पता है तुम्हें? पड़ोस की औरतें ताना मारती हैं। ललिता दिन रात खून पसीना बहाती है और उसका मर्द बस यूं ही पड़ा रहता है। सच कहूं, अब तो थक गई हूं मैं ये सब देखकर। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अरे इतना क्यों चढ़ जाती है हर बात पर? थोड़ा बैठ गया तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? दिन भर की थकान के बाद इंसान 2 पल सुकून से बैठ भी नहीं सकता क्या? तू हमेशा यही जताती रहती है कि बस तू ही सब कुछ संभालती है। अरे मैं भी कोशिश करता हूं अपने तरीके से, लेकिन सच बताऊं, ये रोज रोज की दिहाड़ी से आखिर मिलता ही क्या है? बस जैसे तैसे घर चलता है, कोई आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिखता। मैं तो कह रहा हूं, क्यों ना कोई ऐसा तरीका सोचें जिससे एक बार में कुछ ठीक ठाक पैसा हाथ में आ जाए। तेरे नाना जी का जो पुराना मकान खाली पड़ा है, अगर उनसे बात करें तो शायद वो हमें दे दें। कम से कम हमारी जिंदगी थोड़ी आसान तो हो जाएगी। तुम्हें सच में लगता है कि जिंदगी ऐसे आसान हो जाएगी? किसी अपने की चीज पर नजर रखकर सुख मिल जाएगा हमें? आज तुम नाना जी के घर की बात कर रहे हो, कल किसी और का सहारा ढूंढोगे, पर अपने दम पर खड़े होने की बात कब करोगे? देखो ललिता, मेरे ऊपर गुस्सा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। शांत मन से थोड़ा सोच कर देखो। मंगल, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। सच कहूँ तो मेरे मन में भी कई बार आता है कि अगर नाना जी से बात करके वो पुराना घर हमें मिल जाए तो हमारी परेशानियां थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन बात सिर्फ हमारी जरूरत की नहीं है। उस घर पर मेरी छोटी बहन तुलसी का भी उतना ही हक है जितना मेरा। अगर हम कुछ ऐसा कदम उठा लें जिससे उसे लगे कि हमने उसका हक छीन लिया, तो वो रिश्ता हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। पैसा आज है, कल नहीं भी रह सकता, लेकिन अपने लोग, अपने रिश्ते अगर एक बार टूट जाएं, तो फिर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ भी हो तो सबकी रजामंदी से हो, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम हमें ये तो सुकून रहेगा कि हमने किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया। ललिता, बात को समझने की कोशिश कर। अपनी बहन से प्यार से बात कर ले, उसे अपनी जरूरत बता दे उसे। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुलसी के बारे में सब कुछ पता है तुम्हें, और वो हमें सब कुछ देने के लिए थाली में सजा कर रखी है। जरा हकीकत भी देखो, उसका भी अपना घर परिवार है, उसका पति भी मेहनत करता है। वो क्यों अपना हिस्सा दूसरों को देगी? और सुनो, बार बार मेरे नाना के घर की संपत्ति पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। अगर सच में घर की चिंता है तो तुलसी के पति की तरह खुद मेहनत करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस दिन भर चारपाई तोड़नी है और बेफिजूल की बातें करनी है। अरे ललिता, क्या तुम्हें बस ताने देना ही आता है? सीधे मुंह भी तो कभी जवाब दे दिया करो। खैर रहने दो ये सब, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो जल्दी से। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी कि तुम्हारे साथ ब्याह कर इस घर में आई। तुमसे तो अब उम्मीद करना ही बेकार है। तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। पैसों की तंगी धीरे धीरे उनके बीच ऐसी दीवार बनती जा रही थी जो हर दिन उनके प्यार को थोड़ा थोड़ा दूर धकेल रही थी। बातें अब दिल से कम और मजबूरी से ज्यादा होने लगी थीं। अगले दिन ललिता मन में ढेर सारी उलझने लिए तुलसी के घर पहुंची। आंगन में पड़ी पुरानी सी चारपाई पर दोनों बहनें साथ बैठ गईं, जैसे बचपन के दिन लौट आए हों। थोड़ी देर तक बस एक दूसरे को देखती रहीं। फिर बातों का सिलसिला अपने आप शुरू हो गया। कभी हल्की मुस्कान, कभी आंखों में नमी। दोनों अपने अपने सुख दुख खोल कर रखने लगी, जैसे दिल का बोझ एक दूसरे में बांट लेने से थोड़ा हल्का हो जाएगा। याद है दीदी, जब हम छोटे थे कैसे गांव के उस छोटे से तालाब के किनारे घंटों बैठे रहते थे, कंकड़ पानी में उछालते और यूं ही हंसते खेलते दिन गुजार देते थे। लेकिन अब गृहस्थी में इतने व्यस्त हो गए कि इन बातों को याद करने का भी समय नहीं मिलता। तुलसी, शाम होने को है, लेकिन गोपाल जी अभी तक नहीं आए। बाजार से कब तक आते हैं? उन्हें थोड़ा और समय लगेगा दीदी, वो तो किसी काम में लग जाते हैं तो उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। वैसे भी आजकल सब्जियां लेकर बाजार जा रहे हैं तो थोड़ी देर सैर हो ही जाती है। तुलसी को अपने पति की तारीफ करते देख
ललिता के मन में ईर्ष्या होती है, लेकिन तुलसी उसकी सगी बहन थी, इसलिए उसको आभास नहीं होने देती है। तुलसी, अब मैं चलती हूँ। घर पर भी काम पड़ा है और तुम्हारे जीजा जी भी काम से वापस आ गए होंगे। फिर किसी दिन आऊंगी तो आराम से बातें करेंगे। ललिता तुलसी से अपने पति के बारे में झूठी कहानी बताकर तुलसी से विदा लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके कदम थोड़े भारी थे, जैसे दिल में कुछ दबा रह गया हो। दोपहर का सुस्त सा वक्त, सूरज जैसे ठहर ठहर कर चमक रहा था। पीपल के पेड़ की ठंडी छांव में एक पुराना सा घर था। वहां हरचू और फुलमती चुपचाप बैठे थे। चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें साफ दिखती थीं, लेकिन आंखों में आज भी अपनी प्यारी बच्चियों की चिंता साफ झलक रही थी। आखिर क्यों ना हो, बेटी और दामाद के असमय गुजर जाने के बाद उन्होंने ही तो दोनों बच्चियों को गोद में उठाकर बड़ा किया था, हर तकलीफ से बचाया था और फिर अपने हाथों से उन दोनों बहनों का घर भी बसाया था। सुनिए जी, मैं कई दिनों से एक बात देख रही हूँ। ललिता जब भी आती है ना, उसके चेहरे पर वो पहले वाली हंसी नहीं रहती, कुछ चिंता सी साफ दिखती है। और तुलसी, वो ऊपर से तो सब ठीक ठाक दिखाती है, लेकिन उसकी आंखों की थकान छुपती नहीं है। आखिर हमारे लिए वो बेटियां ही तो हैं। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, और आपने गौर किया है, ललिता के मुंह से अब मंगल का नाम भी प्यार से नहीं निकलता, बस झुंझलाहट ही सुनाई देती है उसके लिए। हरचू कुछ पल चुप रहा। वो फुलमती की सारी बातें सुन रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर वो सब कुछ जान रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, भाग्यवान, मैं भी तो यही सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। मन तो करता है कि दोनों के लिए कुछ करें, लेकिन सच ये है कि अब उतनी ताकत नहीं बची। हाथ पैर पहले जैसे चलते नहीं। लेकिन भाग्यवान, मैं सोच रहा था, गांव के किनारे जो अपना पुराना घर खाली पड़ा है ना, उसे दोनों बेटियों में बराबर बांट दें। कम से कम उनके सिर पर अपना एक सहारा तो रहेगा। हमें भी ये तसल्ली होगी कि हमने जाते जाते उनके लिए कुछ कर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। हाँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर एक डर भी मन में बार बार आता है। लोग क्या कहेंगे कि सब कुछ नातिन को दे दिया, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ा। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बेटा हमारे इस फैसले से नाराज हो जाए। आजकल कौन किस बात पर क्या कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर उसने गुस्से में हमें ही घर से अलग कर दिया, तो फिर इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, कैसे संभालेंगे खुद को? भाग्यवान, किन लोगों की बात कर रही हो तुम? उन लोगों की जो हमारे मुश्किल वक्त में कभी दरवाजे तक नहीं आए, और जब हमारी नातिन बुरे वक्त से लड़ रही थी तब तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा। अब उनकी बातों का बोझ क्यों उठाएं हम? और बेटे की चिंता क्यों करते हो इतना? उसने तो खुद हम दोनों को उसी दिन अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, जिस दिन शादी के बाद बहू के साथ शहर जाकर बस गया। फुलमती ने हरचू की बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन जैसे थोड़ा हल्का हो गया था। भीतर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे लंबे समय से जो बात दिल में थी उसे आज शब्द मिल गए हों। वहीं दूसरी तरफ ललिता के घर में वही पुरानी चिक चिक। मंगल, जो हमेशा की तरह कुछ न कुछ बहाना बनाकर काम से बचता रहता, वो आज भी चारपाई पर लेटा हुआ था। ललिता दिन भर की मजदूरी कर सर पर लकड़ी का गट्ठल लिए आती है। वो ललिता को देख जल्दी से उठ जाता है। ललिता, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? एक बार बता तो जाती। मैं जब से जागा हूं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पेट में चूहे कूद रहे हैं, पानी तक नसीब नहीं हुआ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि दिन भर तुम पहाड़ तोड़ कर आए हो। किया ही क्या है तुमने? दिन भर चारपाई ही तो तोड़ी है। अरे शुक्र मनाओ कि मेरे जैसी पत्नी नसीब हुआ है, जो तुम्हारा गुजारा हो रहा है। सब काम मैं ही करूं, मैं ही खेत भी देखूं, घर का चूल्हा भी, और फिर तुम्हारी भूख भी मिटाती फिरूं। अरे मैं कितने दिनों से समझा रहा हूं तुम्हें, एक बार नाना नानी से बात करके तो देखो। वो जो घर यूं ही बंद पड़ा है उसका क्या फायदा? अगर उसे बेच दिया जाए तो हाथ में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। कम से कम ये रोज की खींचातानी तो खत्म होगी। थोड़ा चैन से जी पाएंगे हम भी, वरना ऐसे कब तक चलता रहेगा? हाँ हाँ, तुमको तो बस आराम के सिवा और कुछ आता ही नहीं। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ये बोलना कि घर बेच दो,
लेकिन जिसने खुद अपना घर ना बनाया हो उसे घर की कीमत क्या पता। मेरे नाना और नानी ने खून पसीना बहाकर घर बनाया है। देखो ललिता, हर बात पर मुझे ताना मत दिया करो। मैं तो तेरे भलाई की बात कर रहा हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारी भलाई का पाठ। अगर सच में घर की इतनी फिक्र होती ना तो खेत में जाकर 2 घड़ी काम कर लेते, यूं दिन भर चारपाई नहीं तोड़ते। और सुन लो, क्या करना है वो मैं खुद तय करूंगी। और एक बात साफ साफ सुन लो, नाना नानी की चीज सिर्फ मेरी नहीं है, उसमें तुलसी का भी उतना ही हक है। मैं कैसे उससे उसका हक छीन लूं? इधर तुलसी अपने घर के कामों में लगी हुई थी, रसोई आंगन सब संभालते हुए जैसे रोज की तरह दिन निकाल रही हो। तभी गोपाल बाजार से सब्जियां बेचकर लौटता है। कपड़ों पर हल्की धूल, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था, जैसे आज की मेहनत बेकार नहीं गई। भाग्यवान, मैं जब भी घर लौटता हूं ना, तुम्हें कभी खाली बैठे नहीं देखता। हमेशा कुछ न कुछ काम में लगी रहती हो। और सच कहूं, तुम जैसे हर छोटे बड़े काम में मेरा साथ देती हो, उससे मेरी आधी थकान तो यूं ही उतर जाती है। लगता है तुम्हारा साथ हो तो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सब आसान हो जाता है। फिर कोई जिम्मेदारी भारी नहीं लगती। अरे आप भी ना हर बात पर मेरी तारीफ करने लगते हैं। ये तो मेरा फर्ज है जी। आपका साथ देना, आपका ख्याल रखना, यही तो मेरे लिए सुख है। बस आप ऐसे ही खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह तुलसी और गोपाल के पास भले ही ज्यादा कुछ नहीं था, पर दोनों के बीच अपनापन और संतोष था। छोटी छोटी बातों में उनकी खुशी छिपी रहती थी। वहीं दूसरी ओर ललिता के घर में सुकून जैसे कहीं खो गया था और बात बात पर उनके घर में झिक-झिक होते रहता था। रात का समय था। मंगल खाना खाकर सो चुका था, लेकिन ललिता के मन में एक बेचैनी सी फैली हुई थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह की रोशनी फैली ही थी कि ललिता उठकर तैयार हो गई। रात भर मन में जो बात घूमती रही, उसने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। बिना किसी को ज्यादा बताए वो चुपचाप घर से निकली और अपने नाना नानी के घर की ओर चल पड़ी। आज उसने ठान लिया था कि जो बात मन में है वो कहकर ही रहेगी। अरे ललिता, तो इतनी सुबह, वो भी अकेली? सब ठीक तो है ना बेटी? चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। और दामाद जी, वो नहीं आए साथ में? सब ठीक है नानी, बस आज दिल कुछ भारी भारी लग रहा था तो सोचा आपके पास आ जाऊं। आपसे बात करूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी ललिता के नाना भी वहां आ जाते हैं। अरे बेटी, कल ही तेरी नानी तेरा जिक्र कर रही थी। कह रही थी पता नहीं ललिता कब आएगी। अच्छा हुआ तू आज आ गई। सच में बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए। ललिता चुपचाप अपने नाना नानी की बातों को सुन रही थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। चारों तरफ बस खामोशी थी। तीनों एक दूसरे को समझ तो रहे थे, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद ललिता ने खुद ही चुप्पी तोड़ी। ज्यादा देर तक दिल की बात दबा नहीं पाई और सीधे उसी मुद्दे पर आ गई जिसके लिए वो इतनी दूर से आई थी। नाना जी, मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों ने बचपन से हमें संभाला, पर एक बात है जो अब मैं आपसे छिपा नहीं सकती। मेरे घर के हालात अब ज्यादा अच्छा नहीं है। आप तो जानते हैं कि मंगल जी कोई काम करना नहीं चाहते, यहाँ तक कि घर के काम में भी कभी हाथ नहीं बटाते हैं। ऊपर से गुस्सा, ताना और हर समय मुझे नीचा दिखाते रहते हैं। दवाई से लेकर राशन तक, सब्जी दूध तक, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर आ जाती है। खेत भी मैं ही संभालती हूँ और बाहर के काम भी कई बार मुझे ही देखने पड़ते हैं। दिन कब शुरू होता है और कब खत्म पता ही नहीं चलता। अब तंग हो गई हूँ अपनी इस जिंदगी से। इतना कहते कहते ललिता की आवाज भर्रा गई। आंखें नम हो गई। उसने नजरें झुका ली, जैसे आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हो, पर वो ठहर ही नहीं पाए। फुरमती ने ललिता की तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे की उदासी भांपते हुए बोली, अरे बेटी, हमसे क्या छुपा है? तेरे चेहरे पर ही सब लिखा दिख रहा है।
तू अंदर से कितनी टूटी हुई है। तभी तो हमने तेरे नाना से कहा था, चलो बच्ची से मिलाते हैं। जब तू खुद ही आ गई है हमारे पास, तो दिल में कुछ मत दबा के रख। जो भी बात है साफ साफ कह दे। हम तेरे अपने हैं बेटी। नानी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। गांव के बाहर जो पुराना घर यूं ही खाली पड़ा है ना, अगर वो मेरे नाम हो जाए तो शायद मैं अपनी जिंदगी थोड़ा संभाल लूं। हर दिन यूं ही भटकते भटकते अब थक गई हूँ। बस एक छोटा सा सहारा चाहिए, जहाँ सुकून से रह सकूं, जहाँ लगे कि मेरा भी कुछ है। बस वही चाह रही हूँ नानी। अरे बेटी, ये बात तो हम पहले से सोच के रखे हैं। जो भी थोड़ा बहुत है ना, वो तुम दोनों बहनों में बराबर बराबर बांट देंगे। तुलसी का भी तो उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। हमारे लिए तुम दोनों एक जैसी हो बेटी। नानी, आप सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी ऐसी बातें कर रही है? क्या सच में मेरी और तुलसी की हालत एक जैसी है? उसके पास गोपाल जैसा साथ देने वाला आदमी है, अपनी जमीन है, मेहनत है, और सबसे बड़ी बात, उसके घर में सुकून है। वो दोनों मिलकर जिंदगी संभाल लेते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और मेरी तरफ देखो नानी, यहाँ तो हर दिन जैसे किसी बोझ की तरह बीतता है। ना कोई सहारा, ना कोई ठिकाना, बस जिम्मेदारियां और चिंता। मैं भी तो आपकी ही नातिन हूँ, लेकिन मेरे हिस्से में ये सब क्यों? क्या यही बराबरी है नानी? बेटी, जरा ठंडे दिमाग से सोच। जरूरत और हक एक जैसे नहीं होते। तुलसी के घर में आज सुकून है, उसका आदमी उसका साथ देता है। ये उसकी किस्मत और उसकी समझदारी है। लेकिन इससे उसका हिस्सा कैसे कम हो जाएगा? अगर हम तेरी हालत देखकर सब कुछ तुझे ही दे दें, तो तुलसी के साथ क्या ये ठीक होगा? वो भी तो मेरी बेटी के कोख से ही पैदा हुई है, उसका भी तो उतना ही हक है। तूने कभी उसे किसी चीज के लिए कहते सुना है? उसने तो चुपचाप अपने हिस्से में ही खुशी ढूंढ ली। और तू ये भी मत सोच कि तेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत सहारा तेरे पास भी है, बस तुझे वो कम लग रहा है क्योंकि तू ज्यादा झेल रही है। देखो बेटी, हम लोगों के लिए तुम दोनों बच्चे एक जैसे ही हो, इसलिए जो भी होगा बराबरी से ही होगा। लेकिन नाना, सच्चाई तो आप दोनों के सामने ही है ना। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी के बाद जिंदगी ऐसी होगी। जो कुछ मैं झेल रही हूँ वो आप देख ही रहे हैं। फिर भी अगर मेरी ऐसी हालत देखकर भी आपको मेरी मदद करनी जरूरी नहीं लगती, तो मैं क्या कहूँ? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, जो मिल रहा है वही सहना पड़ेगा। ललिता की बात सुनकर फूलमती की आंखें नम हो गईं। वो ललिता को समझाते हुआ बोली, अरे पगली, ऐसा क्यों सोचती है तू? तेरी तकलीफ हमें दिखती नहीं है क्या? बस हर बात का हल तुरंत नहीं मिल पाता, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। तू अपना दिल छोटा मत कर, हम हैं ना तेरे साथ। जो बन पड़ेगा तेरे लिए जरूर करेंगे। तू अकेली नहीं है बेटी। ललिता बेटी, तेरी तकलीफ हमसे छुपी नहीं है। हम लोगों को तेरी चिंता तुलसी से कहीं ज्यादा है। लेकिन देख, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि एक को सब दे दें और दूसरे को उसकी चुप रहने की सजा मिल जाए। तुलसी कुछ नहीं कहती, इसका ये मतलब नहीं कि उसे जरूरत नहीं है। वो भी हमारी उतनी ही अपनी है जितनी तू। हम कैसे उसका हक छीन कर तुझे दे दें? ठीक है नानी, जो मुझे आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। अब आगे की बात मैं खुद ही संभाल लूंगी। मैं तुलसी से सीधे बात करूंगी। हो सकता है उसे सच में उस घर की अभी जरूरत ना हो, और अगर उसे मेरी ऐसी हालत देखकर कुछ दया आ गई तो शायद वो अपने हिस्से से खुद ही कुछ मदद कर दे। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। इतना कहकर ललिता चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही घर जैसे एकदम शांत हो गया। हरचू और फूलमती कुछ देर तक यूं ही देखते रहे। किसी के पास शब्द नहीं थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। ललिता की हर बात जैसे उन दोनों के दिल में अटक गई थी। दर्द भी था और एक कसक भी कि अपनी बच्ची की तकलीफ देखकर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। भाग्यवान, ललिता को देखकर मन बड़ा भारी हो गया है। वो पहले जैसी नहीं रही।
उसके दुख दर्द ने जैसे उसकी सोच ही बदल दी है। बात बात में एक कसक, एक बेचैनी दिखती है। कभी कभी तो लगता है वो जरूरत से ज्यादा पाने की सोचने लगी है। समझ नहीं आता उसे क्या हो गया है। ललिता का तुलसी के बीच कितना प्यार था, और आज वही ललिता अपनी ही बहन के हिस्से की बात करने लगी है। ये सोचकर ही दिल घबरा जाता है। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे समझाए। दोपहर की कड़ी धूप थी, हवा जैसे थम सी गई थी। उसी वक्त ललिता मंगल को साथ लेकर तुलसी के घर पहुंच गई। उसके कदमों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन मन में जो बात थी वो उसे यहाँ तक ले आई थी। गोपाल भी सब्जियां बेचकर अभी अभी लौटा था और चारपाई पर बैठकर तुलसी से बात कर रहा था। अरे दीदी, जीजा जी, आप दोनों अचानक? सब ठीक तो है ना? दीदी, तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ बात है क्या? बताओ ना, सब ठीक तो है ना? ललिता बिना विलंब किए अपनी बहन को सब कुछ बताने लगती है। तुलसी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नाना नानी के गांव के किनारे जो पुराना घर बन पड़ा है ना, उसी के बारे में। इसी काम से हम दोनों आए हैं, और सच कहूँ इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। कैसी जरूरत दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। और नाना नानी की संपत्ति के बारे में क्या बात करनी है? उससे हमारा अब क्या लेना देना है? हमारी तो शादी हो गई है। बात लेने देने की है तुलसी। नाना नानी का हम दोनों के अलावा है ही कौन? मामा है जरूर, पर शादी के बाद वो मामी के साथ ससुराल में ही बस गए। नाना नानी को भी अब उनसे मतलब रहा नहीं, इसलिए जो भी है वो हमें ही देना चाहते हैं। ये उनका अपना फैसला है। बस एक बात है जो अटक रही है, वो सब कुछ हम दोनों में बराबर बांटना चाहते हैं। लेकिन तू समझने की कोशिश कर, इस वक्त मुझे उस सहारे की तुमसे कहीं ज्यादा जरूरत है। ठीक है दीदी, आपकी बात समझ रही हूँ मैं। आपके हालात सच में आसान नहीं लग रहे, परंतु किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ, आप खुलकर बताइए। तुलसी, बात सीधी है। नाना नानी ने ठान लिया है कि सब कुछ हम दोनों में बराबर बांटेंगे। अगर तू उनसे कह दे कि तेरा हिस्सा भी मुझे दे दे, तो शायद वो मान जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि नाना नानी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे। तुलसी, बड़ी उम्मीदों से आया हूं तेरे पास। तुम चाहो तो हम लोगों का दुख कम कर सकती हो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कम से कम अपनी बहन का चेहरा देखकर मदद कर दो इस बार। भाग्यवान, अगर ललिता दीदी को ज्यादा जरूरत है तो अपने नाना नानी से बात क्यों नहीं कर लेती? तुम मेरे हर काम में कंधा से कंधा मिलाकर साथ देती हो, और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए मुझे। पति के समझाने पर तुलसी अपने नाना नानी से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। अरे दीदी, आप ऐसे क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर करूँगी। नाना नानी से भी बात करके समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग इतना मत सोचो, जो होगा मिलकर देख लेंगे। अब आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी, और गोपाल जी आपका भी। अब हम चलते हैं। कल सुबह साथ में नाना नानी के घर चलेंगे, वहीं बैठकर आराम से बात कर लेंगे। इतना बोलकर ललिता अपने पति के साथ वहां से चल देती है। उन दोनों के जाने के बाद तुलसी से बोलती है, गोपाल जी, मैंने दीदी जीजा के सामने तो हाँ कह दिया, लेकिन सच बताओ तो मन में ये चल रहा है कि अपने हिस्से में से दीदी को दूं या नहीं। आप ही बताइए, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे आपको बुरा लगे। अरे नहीं भाग्यवान, भला तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे तुम्हारे नाना नानी की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक सीधा सादा मेहनती आदमी हूँ। मेहनत करने से हमें जितना मिला है उसी में खुश रह सकते हैं। ज्यादा पाने की लालच मुझे कभी रही ही नहीं। ठीक है गोपाल जी, तो फिर कल हम लोग दीदी के साथ नाना नानी के घर चलते हैं। वहीं बैठकर उनको बोल देंगे कि वो घर दीदी के नाम कर दें। अभी हालात उनके ज्यादा कठिन हैं। अगर उस घर से उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाए तो शायद उनकी मुश्किलें कुछ हल्की हो जाए। हमें जो मिला है उसी में हम गुजारा कर लेंगे। अगली सुबह सूरज उगते ही दोनों बहन अपने पति के साथ हरचू और फुलमती के घर पहुंच जाते हैं। आंगन में चारपाई बिछी हुई है और हरचू और सुगंधी वहां बैठे हैं, और उनके सामने उनके दोनों बेटियां और उनके पति गोपाल और मंगल बैठे हैं।
अरे भाग्यवान, जरा देखो तो, आज हमारी दोनों लक्ष्मी बेटियां एक साथ आ गई हैं। कितना अच्छा लग रहा है घर में, जैसे एकदम रौनक लौट आई हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटी, हमें पता है कि तुम लोग उस खाली पड़े घर के सिलसिले में आई हो, फिर भी तुम लोगों को ऐसे साथ में देखकर घर में जैसे खुशियां फैल गई है। ललिता बिना कुछ समय गवाए सीधा मुद्दे पर आती है और अपने नाना नानी से बोलती है। नाना जी, कल जो बात मैं आपसे कहकर गई थी वही मैंने तुलसी से भी बैठकर साफ साफ कर ली है। उसने मेरी हालत समझी है और कहा है कि अगर उससे मेरी मदद हो सकती है तो आप उसका हिस्सा भी मुझे दे सकते हैं। ललिता की ये बात सुनते ही हर्षू और फूलमती एकदम से चुप हो गए, जैसे उन्हें यकीन ही ना हुआ हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तुरंत उनकी नजर तुलसी पर जाकर ठहर गई। तुलसी बेटी, ललिता जो बोल रही है, क्या ये सच है? हाँ नाना जी, आप तो खुद देख रहे हैं दीदी किस हाल से गुजर रही हैं। अगर मेरे हिस्से से उनके दिन थोड़े आसान हो जाएं, तो मुझे देने में कोई हिचक नहीं है। मैंने गोपाल जी से भी इस बारे में बात कर ली है, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। तुलसी बेटी, तेरे दिल की बात सुनकर गर्व होता है, लेकिन बेटी ये इतना आसान फैसला नहीं है। तेरे हिस्से की जमीन तेरी है, उसे यूं ही छोड़ देना, ये सोचकर ही मन घबरा जाता है। तुम और गोपाल जी खुद भी तो दिन रात मेहनत करते हो, तब जाके 2 वक्त रोटी का जुगाड़ हो पाता है। फिर तू क्यों अपना हक छोड़ने की सोच रही है? नाना जी, हम तो मेहनत करके किसी तरह कमा लेंगे, लेकिन दीदी की हालत अभी ठीक नहीं है। उन्हें इस सहारे की हमसे ज्यादा जरूरत है। अगर मेरे हिस्से से उनका कुछ भला हो जाए तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। ठीक है बेटी, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो मेरी भी एक बात सुन लो। ये जो घर वाली जमीन है जहां हम अभी रहते हैं, वो हम तुलसी के नाम कर देंगे, और गांव के किनारे जो पुराना घर पड़ा है वो तुम्हें दे देंगे। ऐसा करने से दोनों के साथ बराबरी भी रहेगी और हमें भी लगेगा कि हमने सही किया। नाना की ये बात सुनते ही ललिता और मंगल एक पल के लिए चुप हो गए। मंगल के माथे पर सिकन आ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नाना जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तुलसी तो पहले ही मान चुकी है कि अपने हिस्से का सब कुछ वो अपनी बहन को दे देगी। फिर भी आप लोगों को इसमें क्या परेशानी हो रही है? आखिर तुलसी को घर की जमीन देने की बात क्यों उठ रही है? हम तो यही सोच रहे हैं कि पूरी जमीन मेरे नाम, मतलब ललिता के नाम कर दी जाए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? तुलसी के हिस्से की जमीन भी तो तुम लोगों को ही मिल रही है, फिर भी मन नहीं भरा। अब क्या ये घर भी अपने नाम करवा लोगे? और एक बात साफ सुन लो, इस घर को लेकर मेरे मन में या तुलसी के मन में जरा भी लालच नहीं है। ये नाना नानी का घर है और हमेशा उन्हीं के नाम से रहेगा। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं है। वहां का माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। नाना नानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें साफ समझ आ गया था कि अगर अभी कोई एक तरफा फैसला लिया गया तो दोनों बहनों के बीच दूरी बढ़ सकती है। बेटी, हमने सोच लिया है और हमें लगता है कि इस तरह जल्दबाजी में कोई फैसला करने से तुम दोनों के बीच कड़वाहट ही बढ़ेगी, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। बेटी, जमीन जायदाद से ज्यादा जरूरी तुम दोनों का रिश्ता है। अगर वही बिगड़ गया तो ये सब किसी काम का नहीं रहेगा। ललिता बेटी, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात समझ लो, जो इंसान मेहनत करके अपना पेट भरना सीख लेता है उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुलसी बिटिया और गोपाल जी को देखो ललिता, अपने मेहनत के दम पर खड़े हैं। तुम दोनों भी चाहो तो उसी तरह मेहनत करके अपना घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सकते हो। इसलिए बेटी, अभी के लिए हम कोई बंटवारा नहीं करेंगे, सब कुछ जैसे है वैसे ही रहने देंगे। जब सही समय आएगा तब हम सब बैठकर समझदारी से फैसला करेंगे। नाना की बातें सुनने के बाद वहां पर सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, कोई बहस नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ बदल चुका था। दिलों के अंदर एक अपनापन भी था और हल्की सी दूरी भी अपनी जगह बना चुकी थी।
ललिता ने एक बार नजर उठाकर नाना नानी को देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द साथ नहीं दे पाए। मंगल धीरे से वहां से चल दिया और उसके पीछे पीछे ललिता भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जाते जाते ऐसा लग रहा था जैसे पीछे छूटते रिश्तों की आहट उन्हें रोक रही हो, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। नाना नानी वहीं खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। नाना नानी की आंखों में हल्की सी चिंता थी, लेकिन उस चिंता के बीच एक छोटी सी उम्मीद भी थी। शायद समय के साथ मंगल समझेगा, मेहनत की कीमत जानेगा और फिर सब कुछ अपने दम पर बनाने की कोशिश करेगा।